आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। समसामयिक चर्चा करंट डिस्कशन में आज हम जानेंगे स्टार्टअप्स के बारे में। बात करेंगे स्टार्टअप्स की और स्टार्टअप से संबंधित संभावनाएं, उससे संबंधित सरकारी पहल और अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। बात करते हैं स्टार्टअप्स क्या होते हैं। स्टार्टअप्स कंपनी, साझेदारी अथवा अस्थायी संगठन के रूप में शुरू किए गए उस उद्यम या नए व्यवसाय को स्टार्टअप कंपनी या स्टार्टअप कहते हैं, जो एक दोहराने योग्य यानी रिपीटेबल और स्केलेबल व्यापार मॉडल की खोज के लिए आरंभ किया जाता है। और इनको बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वह है व्यापार बाजार के क्षेत्र में नवाचार और लक्षित बाजारों के लिए रिसर्च करना आदि और भी प्रमुख कार्यों के साथ ये बनाए जाते हैं स्टार्टअप्स। बात करते हैं स्टार्टअप्स के बारे में कि वर्तमान में क्यों चर्चा में है स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स की अगर बात की जाए कि स्टार्टअप्स पर कोविड-19 का, लॉकडाउन का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। और कुछ संबंधित तथ्यों की अगर बात करें तो लगभग 40,000 से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, जो हमारा स्टार्टअप्स पोर्टल ऑफ इंडिया है उस पर। स्टार्टअप्स की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि आप देखिएगा कि बेंगलुरु में कुल स्टार्टअप्स का लगभग 28% बेंगलुरु में ही शुरू होता है। और फंडिंग के मामले में भी दुनिया के 4 देशों में शामिल है बेंगलुरु। स्टार्टअप से लगभग 8 लाख प्रत्यक्ष रूप से रोजगार की प्राप्ति होती है, और बात की जाए अप्रत्यक्ष रूप से तो लगभग 28 लाख अप्रत्यक्ष रूप से स्टार्टअप्स के द्वारा रोजगार प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ देखेंगे वर्तमान में, या कई बार मामले में चर्चा में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में कोरोना और दूसरा जो मुख्य कारण रहा लॉकडाउन का, इसके स्टार्टअप क्षेत्र पर भी बहुत भयंकर असर रहा। और इसी के चलते हुए लगभग बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो गए। और अगर एक आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग 50% स्टार्टअप्स का जो बिज़नेस है वो 5 साल में फेल हो जाता है, यानी शुरुआत करने के 5 साल बाद वो बंद कर जाता है। कुछ उदाहरण भी हम जान लेते हैं प्रमुख स्टार्टअप्स कंपनियों के, जैसे कि जिन्होंने ग्रोथ किया है। पहला है पेटीएम फर्स्ट गेम, खबरी, टेल, काउटलूट, मल्टी लिविंग टेक्नोलॉजी और टेक्नो कंपनियन। ये प्रमुख स्टार्टअप कंपनियां थी भारत की। अब बात करते हैं स्टार्टअप के क्षेत्र में ग्रोथ संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो प्रमुख 4 जो क्षेत्र हैं वो उनको हम सनराइजिंग एरिया कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये क्षेत्र हैं जो इनमें ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। पहला है ई कॉमर्स, दूसरा है एजुटेक अर्थात एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, तीसरा है हेल्थ टेक और चौथा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन क्षेत्रों में स्टार्टअप्स जो है वो काफ़ी फल फूल रहा है, और ज़्यादातर स्टार्टअप्स इन पर काम भी कर रहे हैं। अब कुछ और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें, संभावनाओं की बात करें, तो देश में लगभग 21 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। और इसी के साथ ही सरकार ने इनको प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल स्टार्टअप अवार्ड की घोषणा भी करी है। भारत की स्टार्टअप कंपनी बोर्ड जो है वह दुनिया की 5 टॉप 5 स्टार्टअप कंपनियों में भी शामिल हो चुकी है, तो ये भी कहीं ना कहीं दूसरों को प्रेरणा प्रदान करेगी। भारत में अगर बात की जाए कि निवेश की, तो भारत में स्टार्टअप में फंडिंग करने के लिए लगभग हर समय 3,000 लोग तैयार रहते हैं, जो हर साल में लगभग 5 बार स्टार्टअप्स को फंडिंग करते हैं। अर्थात फंडिंग की भी बहुत बेहतर संभावनाएं यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं। अब बात करें सरकारी पहल या सरकार के क्या प्रयास किए गए स्टार्टअप्स के लिए, तो सरकार के द्वारा स्टार्टअप इंडिया एक योजना लाई गई, जिसकी शुभारंभ तिथि है 16 जनवरी 2016। इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो जो ये स्कीम लाई गई, इसके तहत लगभग 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंडिंग पूल तैयार किया गया। पेटेंट पंजीकरण जो टैक्स था उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कमी की गई, लगभग 80% तक उसको कम किया गया। इसके अलावा बात करें 90 दिनों के निकास खिड़की सुनिश्चित करने के लिए बेहतर दिवालियापन संहिता, मतलब जो बैंक्रप्सी कोड है, उसको भी बहुत बेहतर बनाया गया। इसके अलावा जब स्टार्टअप शुरू किया गया है उसके 3 वर्षों के लिए, शुरू करने के बाद 3 वर्षों के लिए उसको निरीक्षण से स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
ऑपरेशन से पहले 3 वर्षों के लिए कैपिटल गेन टैक्स, जो कैपिटल गेन टैक्स होता है उसमें भी छूट दी गई है, उससे मुक्ति दी गई है। बात की जाए स्वप्रमाणन का अनुपालन यहाँ पर है, अर्थात बार बार प्रमाणन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसी के तहत इसको अटल इनोवेशन मिशन के तहत भी इनोवेशन हब बनाया गया है इसको। और शिक्षा के क्षेत्र में भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख स्कूलों को लक्षित करने के लिए नवाचार से संबंधित कार्यक्रमों में 10 लाख बच्चों को शामिल करना भी इन स्टार्टअप कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य है। बात करते हैं स्टार्टअप्स कंपनियां जो होती है उनको आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इससे भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा सरकारी हस्तक्षेप इसमें न्यूनतम है या ना के बराबर है। पर्यावरणीय कानूनों में भी बहुत ज़्यादा जांच नहीं है। 9 कानून तो ऐसे हैं जिनमें व्यक्ति की स्वयं जिम्मेदारी निर्धारित की गई है, पर्यावरणीय हस्तक्षेप बहुत कम किया गया। इसके अलावा सरकारी मंजूरियों को भी ऑनलाइन उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए ताकि स्टार्टअप्स जल्दी से जल्दी शुरू किए जा सकें। बात करते हैं इस स्टार्टअप इंडिया मिशन को शुरू करने के पीछे भारत सरकार का क्या उद्देश्य रहा। भारत सरकार का उद्देश्य था भारतीय युवा नौकरी खोजने वाले के बजाय रोजगार पैदा करने वाला बने। इसी के लिए स्टार्टअप इंडिया सरकार के द्वारा लाई गई पहल थी। साथियों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आपके अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप निवेश मॉडल की बात कीजिए या भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधनों को जुटाने की बात करें, प्रगति, विकास, रोजगार से संबंधित मामलों की बात करें। स्टार्टअप्स आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। बढ़ाते हैं पूर्णता की ओर निरंतर उत्साह से कदम। धन्यवाद आप सभी को। और साथ में यही कहना चाहेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटी है तो कल है, वरना ये संपूर्ण पृथ्वी मरुस्थल है, मरुस्थल है। धन्यवाद।